गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिजिक्स फर्स्ट में कुछ नए टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम की दृष्टि से आपको मालूम है 9 जनवरी को आपका पॉलिटेक्निक में एग्ज़ाम है, किसका, फिजिक्स का। तो आप थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस यहाँ पर आज हम क्या करेंगे, 3-4 टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका बर्नौली प्रमेय है, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी भी इसमें हम टॉपिक में वीडियो में लेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद हम क्या लेंगे, आपका एक और टॉपिक लेंगे, इसको रेनॉल्ड्स संख्या, और लास्ट में कार्नोट मैप लेंगे, ठीक है ना। क्या लेंगे इसका, तो यहाँ पर हम 4 टॉपिक क्लियर करेंगे। इन 4 टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले बर्नौली प्रमेय पढ़ते हैं। तो बर्नौली प्रमेय है क्या, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको पढ़ाते चलता हूँ, आप समझते चलिएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो बर्नौली का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूले में हमें होता क्या है, वो फार्मूले से पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम किसी कंप्रेस्ड की बात करें या विस्कोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी हो या गैस हो, इन तीनों में जो हम पानी का जो प्रवाह है वो कैसा हो, लीनियर कंडीशन में हो। असंपीड्य तथा अश्यान द्रव या गैस धारा के बारे में, जो उसका रेखीय प्रवाह में बहता है, ये तीनों तीनों चीज़ यदि एक क्या है, रेखीय प्रवाह में बह रही है, तो इसके माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर जो आयतन की कुल ऊर्जा होती है, वो टोटल एनर्जी होती है, ईटी होती है, वो किसके बराबर होती है, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और लास्ट में होता है आपका क्या, पोटेंशियल एनर्जी, यू। इन तीनों का सम होता है और वो किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। वो आपके सामने दे रखा है, देखिएगा, गौर से देखिएगा। तो क्या लिखा है, पी =2mv² प्लस रो जी एच नियतांक। हमारा क्या, काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिख देते हैं, =mv²। जो m बराबर यहाँ पर क्या रखना है, आपको रो रखना है। वो उससे आपको, क्योंकि हम द्रव के बारे में बात कर रहे हैं, तो द्रव में हम क्या लेते हैं, घनत्व को देखते हैं, तो रो को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें भाग दे देते हैं रोजी का। क्या करते हैं, रोजी का भाग दे देंगे तो हमारे पास 3 फार्मूला और निकल आएंगे। रोजी का हमने भाग दे दिया रो, तो पी बटे रोजी v²/2g प्लस एच, ये तीनों मान होते हैं, इनको दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया था कि दाब शीर्ष क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो p/रोजी क्या हो गया, दाब शीर्ष होगा। तो ये सारे जो फॉर्मूले आपके सामने आए हैं, उसको एक बस आपको रखना, पहला दाब शीर्ष होता है, दूसरा वेग शीर्ष होता है, तीसरा गुरुत्वीय शीर्ष होता है। जो इसके किसी फॉर्मूले में आते हैं, आपके बर्नौली प्रमेय की थ्योरम में जो आपकी इक्वेशन होती है, उसमें हमें रोजी का भाग देना, उससे हमारे पास तीनों चीज़ आ जाएंगे। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये किस पर आधारित होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये ऊर्जा सृजन के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो थोड़ा सा इसको देखिएगा। हम हमारे सामने आपको सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इसमें एक नली है, इसको एक्स रा, इसको वाई रा दे रखा है। इसका एक अनुप्रस्थ काट जो आपको एक होल्स दिखाई दे रहा है जी। एक इसका अनुप्रस्थ काट A1 होता है, एक सिरे पर इसका A2 होता है। पृथ्वी से इसकी दूरी H1, दूसरी की दूरी H2 होती है। यहाँ पर प्रेशर P1 और यहाँ पर प्रेशर P2 होता है। यहाँ आपको V1 दिखाई दे रहा होगा, एक V2 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका वॉल्यूम हम बता रहे हैं, इसको हम V1 वॉल्यूम भी मानते हैं। और जब हम इसको प्रवाह देखते हैं, तो इसको हम दूरी भी मानते हैं, क्योंकि दूरी मानकर आयतन के रूप में हम इसको शो कर लेते हैं। तो आप थोड़ा सा लाइन पढ़ोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, वो सब कुछ नहीं। थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, PDF नेक्स्ट पे चलेंगे, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा के समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो आपको चित्र दिखाया था, उसमें एक सिरे पर A1 क्षेत्रफल, P1 दाब, पृथ्वी तल से दूरी इसकी H1 दे रखी है। ऐसे P2 दूसरे सिरे पर हम देखेंगे तो P2 और पृथ्वी तल से इसकी H2 और क्षेत्रफल आपका A2 हो जाएगा, ठीक है। हम इसकी y पर वेलोसिटी देखेंगे तो V2, x सिरे पर वेलोसिटी V1। अब ये तो आपको वेलोसिटी दिखाई दी, यहाँ पर आपको दूरी दिखाई देगी। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे तो कि माना द्रव का प्रवाह एक सिरे से 1 सेकंड के लिए होता है, जिसमें वह V1 दूरी तय करता है, ठीक है ना। और इसके द्रव पर जब हम क्या देखेंगे, फोर्स देखेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, बल निकालते हैं। तो बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स जो होगा वो किसका, पर्टिकुलरली एक एरिया पर देखेंगे तो क्या होगा, एरिया इंटू प्रेशर, उस एरिया पर कौन सा प्रेशर लग रहा है। तो P1 क्रॉस A1 हो जाएगा आपका एक्स सिरे पर, और वाई सिरे पर हम देखेंगे तो क्या होगा, A2
और P2 हो जाएगा। और वर्क के फॉर्मूले में F की जगह हम मान रख देंगे तो P1 A1 V1 हो गया, इसका P2 A2 V2 हो गया। यदि हम टोटल कार्य निकालें, यानी हमने कितना कार्य किया, एक सिरे से जब हम पानी को हमने निकाला है और दूसरे सिरे पर हमने क्या किया है, पानी को इनलेट किया है, तो मान के लिए यहाँ पर पानी इनलेट किया है, ठीक है ना, और यहाँ से आउटलेट हो रहा है, पानी बाहर निकलना है। तो इस दोनों के पानी किसी एक सिरे पर हम देखेंगे कितना कार्य किया, मान के चलो यहाँ पर W1 काम किया, यहाँ W2 काम किया, तो हम टोटल कार्य निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों कार्य को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। और घटा देंगे तो हमारे पास जो टोटल कार्य हमने जो किया है, इस द्रव ने किया है वो निकले, हमने नहीं, द्रव ने जो काम किया है वो हमारे समझ में आ जाएगा, उससे क्या हम फॉर्मूला प्रतिपादित हो जाएगा। तो क्या करिए देखिएगा, तो हमने क्या किया, जो टोटल कार्य निकाला उसमें W1 से W1 को 2 को घटा दिया, घटाने से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा P1 A1 E2 माइनस P2 A2 V2 हो जाएगा, ठीक है ना। हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, अगर वॉल्यूम निकालोगे तो क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही तो होता है। तो जो क्षेत्रफल का क्षेत्रफल होता है ए क्या है, अनुप्रस्थ काट, तो ये ऑटोमेटिक इसका फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई होगा ही। और V1 दे रखा है वो क्या है, वो एक दूरी है, तो ये क्या हो गया, वो भी मीटर सेकंड में यूनिट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों चीज आ गई इसमें। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम के बराबर होगा कि नहीं, होगा ना, कन्फर्म है ना भाई, सीधी सी बात है, कुछ उसमें मत सोचिएगा। कि देखो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, जानते हो ना, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है ना, लेंथ इंटू विड्थ मान लीजिए। और तीसरा होता है ऊंचाई, मतलब हाइट, ठीक है, तीनों चीज होनी चाहिए। तो ए में तो वॉल्यूम में आएगा तब तीन चीज आ जाएंगी, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों चीज आ जाएगी। और एरिया में दो चीज होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसमें तीसरा का गुणा हो जाए तो क्या बन जाएगा, वो वॉल्यूम बन जाएगा ना। तो हमारे पास जो कार्य आ रहा है तो उसको हम गौर से देखेंगे तो आपके सामने वो फॉर्मूला दिखाई देगा, वो आप एक बार में समझ जाओगे क्या होगा फॉर्मूला। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, W बराबर, जहाँ जो A1 V1 है इसकी हम क्या रख देंगे, V रख देंगे, यहाँ पर भी V है, ये यहाँ पर भी V हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, बराबर होगा, क्योंकि आयतन है, एक सिरे से जब जल को प्रवेश करते हैं तो उसमें जो होल में पानी जा रहा है उतनी ही फ्लो गति से क्या हो रहा है, फ्लो का तो बताया नहीं, कहीं तेज फ्लो है कहीं कम फ्लो है, ये तो चीज़ कहीं थ्योरी में लिखा नहीं है। तो ये फ्लो तो दोनों बराबर होंगे, तो दोनों पर जगह जो वॉल्यूम होंगे वो बराबर होंगे होंगे ना, तो इसकी हम क्या रख देते हैं, वे रख देते हैं। और हमने जो फॉर्मूला निकाला था उसका आधार पर हम क्या गया, वी का जो हम निकालेंगे W रहा P1 माइनस P2, और V बराबर यहाँ जो मान है, जो V का मान रखा है वो क्या लिखा है, m/ρ के बराबर रखा है। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो उसका वॉल्यूम निकालते हैं, इसकी डेंसिटी निकालते हैं, तो क्या होंगे, मास अपॉन घनत्व के रूप में उसका फॉर्मूला प्रतिपादित करते हैं। तो ये थोड़ा सा स्टेप है, वो आपको थोड़ा सा याद करने पड़ेगा, उसको कुछ नहीं है, छोटा सा सिंपल पॉइंट है। हम क्या करते हैं, हम इसके बाद हम प्रतिपादित करने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन देखते हैं, ठीक है। तो एक सिरे पर हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, जो लास्ट सिरे पर जो वाई सिरे पर निकलेंगे तो क्या होगा, वाई सिरा माइनस एक्स सिरे पर हम निकालेंगे तो हमारे जो काइनेटिक एनर्जी परिवर्तन हुआ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर होगा 1/2 एम V2 स्क्वायर। अब देखिएगा हम मास ले रहे हैं, यहाँ पर रो नहीं ले रहे हैं, इसके पहले फॉर्मूले हमने रो लिया था, यहाँ पर एम दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। तो बस यहीं से ध्यान रखना है, इसको बाद में रो में चेंज करेंगे, इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारे जो फॉर्मूले वो वापस लौट के आ गए हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। MV2 इक्वल टू MV1 स्क्वायर, इस तरह हम इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन देखेंगे तो MgH2 और MgH1, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, कौन सा फॉर्मूला, ये समीकरण 2 को और 3 को दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि हमारे पास कितना परिवर्तन हुआ वो हमें पता चल जाएगा। तो बस थोड़ा सा सिंपल है, हम इसको दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ करके क्या मान आएगा, आप देखिएगा डेल्टा के इंटू डेल्टा यू, हम दोनों को जोड़ दिया समीकरण के रूप में, ठीक है ना। हमारे जो मान आएगा, इसके बाद जो हमने जो W का पहले जो फॉर्मूला निकाला था, जहां V बराबर हमें M और रो माना था, ये दोनों इस समीकरण के बराबर हो जाएंगे, इसके टोटल के बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो फॉर्मूला, और इसके फॉर्मूले के बराबर और रख देंगे। तो एक हमारे पास जो पहला समीकरण आया था P1 माइनस P2 M/ρ, ये भी M में है, और ये हमारे जो फॉर्मूले थे वो भी M में है। तो ये सारे फॉर्मूले हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। जो हम करने के बाद P1 माइनस P2 1/2 रो
हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा रो V2² माइनस V1² प्लस रो G H2 माइनस H1। अब इसको हम जो फॉर्मूला करेंगे तो P1 एक साइड जो 1 कंडीशन है वो एक तरफ रख लेंगे और 2 कंडीशन है वो अलग अलग रख देंगे। अब देखिएगा सेम फॉर्मूला आ रहा है, जब सेम फॉर्मूला आ रहा है तो क्या होगा, इस संख्या को इस तरह लेंगे तो एक संख्या कांस्टेंट के बराबर हो गई कि नहीं हो गई। अब देखो फॉर्मूला सेम है, मान के चलिएगा कि तुम्हारे पास 5 रुपए है और सामने वाले के भी 5 रुपए हैं, तो क्या हो गई, वैल्यू क्या हो गई, एक कांस्टेंट हो गई कि उसकी मतलब औपचारिकता नहीं रही। अब देखिएगा मार्केट में मान के चलिएगा कि किसी चीज़ की डिमांड रही नहीं, डिमांड नहीं है और वो चीज़ सबके पास है, दूसरा क्यों खरीदेगा उस चीज़ को, आसानी से सबको मिल रही है। तो डिमांड उसकी होती है जिस चीज़ का लोगों को उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है ना। जिसके पास किसकी चॉइस वो चीज़ नहीं है तो उस चीज़ को खरीदने जाएगा, तो वो चीज़ क्या है, कांस्टेंट नहीं रहेगी। पर वो चीज़ जो संख्या को लगातार वही स्पीड से चल रही है, वही वैल्यू सेम टू सेम दे रही है, इसमें 5 आ रहे हैं तो इसमें भी 5 आ रहे हैं, तो एक तरह से कांस्टेंट आ रहा है, तो क्या हो गया हमारा, ये कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। जो हम फॉर्मूला प्रतिपादित कर रहे थे वो उसके बराबर बैठ जाएगा। कभी आपका P1/2 रो V² प्लस रो GH बराबर कांस्टेंट का, यही बर्नौली प्रमेय का आपका सिद्धांत हो जाएगा। बस कुछ नहीं, आपको समझने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपका पास ये जो फॉर्मूला था वो वापस किस में आ गया, रो में आ गया, ठीक है ना। एम से एम तो कट ही जाएगा, मतलब साफ करा एम दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला है जो बर्नौली प्रमेय है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। तो कुछ क्वेश्चन भी आते हैं इस पे के संबंधित प्रश्न का बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित है, तो ऊर्जा संचरण के सिद्धांत पर आपको बताइए 1 नंबर का क्वेश्चन। और बर्नौली के एग्जाम्पल भी हैं आपकी किताब में, थोड़ा सा पढ़िए। वेंचुरीमीटर के लिए हवाई जहाज की पंखुड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में पढ़िएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है क्रिटिकल वेलोसिटी। मैं आपको बता दूसरा टॉपिक क्रिटिकल वेलोसिटी। तो जो चीज़ हम पानी का जो फ्लो देख रहे थे तो वो लीनियर में था यहाँ पर, तो प्रवाह हम पानी का देखते हैं तो उस चीज़ में जो क्रिटिकल वेलोसिटी का बड़ा डिपेंड करता है कि विशुद्ध प्रभाव है, कि धारा में ये लीनियर पानी जा रहा है या घूमते हुए विशुद्ध प्रभाव में जा रहा है। तो ये चीज़ के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी देखी जाती है, तो थोड़ा सा पढ़िएगा। तरल पदार्थ का जो क्रांतिक वेग या क्रिटिकल वेलोसिटी, किसी द्रव या तरल का वेग निश्चित वेग जिससे कम वेग पर जो पानी का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, लीनियर ही होता है, रेखीय होता है। यदि वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी बढ़ जाती है तो वो क्या हो जाता है, विशुद्ध प्राप्त हो जाता है। तो देखिएगा किसी का थोड़ा सा एग्जांपल समझिएगा, कोई व्यक्ति अगर सज्जन है और थोड़ा सा माइंडेड है तो वो क्या करता है, उस चीज़ को ध्यान से समझता है और सोचता भी। और जो क्रिटिकल्स आदमी होते हैं वो क्या होता है, क्रिटिकल सोचते हैं, थोड़ा सा उनका जो दिमाग होता है ना वो क्या करता है कि ज़्यादा नहीं, हाँ हुआ वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो वो विशुद्ध प्रवाह करते हैं, एकदम भागते हैं। इसी तरह जो जल है जो वेलोसिटी है वो एक निश्चित रूप से है तो क्या लीनियर में पानी बहता चला जाएगा, ठीक है, एक लाइन में बहता चला जाएगा, एक लीनियर रेखीय प्रवाह में बहता चला जाएगा। और यदि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या पहले घूमेगा पानी। तो ये क्वेश्चन जो LTFT में पिछली बार एग्जाम में आया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़िएगा। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, इस चीज़ को क्रांति वेग को समझने के लिए हम क्या करते हैं, रेनॉल्ड्स संख्या का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है इस क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में, इसका हम रेनॉल्ड्स संख्या चलते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेनॉल्ड्स संख्या होती क्या है, तो धारा द्रव का प्रभाव रेखीय है या विषुप्त है, ये चीज कौन बताएगा, ये चीज संख्या रेनॉल्ड्स संख्या बताती है कि धारा का रेखा कैसा है, प्रवाह लीनियर है या फिर विशुद्ध रेखीय है, ठीक है ना, रेखीय या विशुद्ध है, ठीक है ना। तो ये रेनॉल्ड्स संख्या एक विमाहीन मात्रहीन होती है, सबसे बड़ी इसकी कोई भी विमा नहीं होती, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, कोई भी यूनिट नहीं होती। और इसके अगर परिभाषा ली जाए तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी है उसके आधार पर लेंगे तो देखिएगा प्रति इकांक क्षेत्रफल जड़त्वीय बल और प्रति इकांक क्षेत्रफल श्यान बल के अनुपात को तरल का रेनॉल्ड्स संख्या कहते हैं। तो फॉर्मूला थोड़ा सा आप देखिएगा, थोड़ा सा हिंदी थोड़ी टफ दिखाई दे रही होगी, तो आप तो ये थोड़ा सा समझिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। जो रेशियो होता है ना वो इन्हें जो हम रेशियो देखते हैं वो क्या करते हैं, पर यूनिट एरिया पर देखते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं कि उसके बारे में जो जड़ती आघूर्ण देख रहे हैं उसके पास यानी विस्कोसिटी के जो यूनिट देख रहे हैं तो उसका जो रेशियो होता है उसी रेशियो को हम क्या करते हैं, आपकी रेनॉल्ड्स संख्या कहते हैं, ठीक है ना। इनिशियल फोर्स और है विस्कोसस फोर्स पर यूनिट एरिया है, उसका है जो रेशियो होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, आपके रेनॉल्ड्स संख्या कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि एन काट ए है, पाइप रो घनत्व है, क्या कर रहे हैं इसमें हम जो फॉर्मूला निकाल लें प्रतिपादित करें तो NR का होगा जो होगा V² इंटू रो और
ईटा इंटू वी इंटू आर जो फॉर्मूला निकलेगा वो आपका रेनॉल्ड्स संख्या का फॉर्मूला होगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा फॉर्मूला है तो थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर वी वेलोसिटी है, रो डेंसिटी है, आर पाइप की हम रेडियस देखते हैं वो है, जो एन दे रखा है वो द्रव का चिपचिपापन कहते हैं उसको दिखा रहा है। एन मान लो या रो मान लो, कुछ एक चीज़ पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर एन दिखाई दे रहा है तो रो सा बनाया हुआ है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो ये रेनॉल्ड्स संख्या करती क्या है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा। रेनॉल्ड्स संख्या अगर 0 से 2000 के मध्य है तो जो वाटर का जो फ्लो है वो रेखीय रूप में होगा। 2000-3000 के बीच में है तो वो प्रवाह जो होगा, द्रव का प्रवाह रेखीय प्रवाह से विक्षुब्ध प्रवाह में प्रभावित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, विशुद्ध प्रवाह में बदल जाएगा। और 3000 से अधिक है तो वो निश्चित ही विशुद्ध प्रवृत्ति का है, वो तो विशुद्ध ही रहेगा, वो सरल रेखा में गमन कभी नहीं करेगा। तो ये रेनॉल्ड्स संख्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने रेनॉल्ड्स संख्या पढ़ी, तो इसके साथ हमारा धारा रेखीय और विशुद्ध प्रभाव के बारे में ज़्यादा। देखो धारा रेखीय में ये देखिएगा जल है ना, और धारा रेखीय प्रभाव कर रहा है, ये भी आपको धारा रेखीय दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। विशुद्ध प्रभाव में आपको दोनों धारा रेखीय में ये दिखेगा, देखिए धारा ये घूम रही है तो ये विशुद्ध प्रभाव हो गया, इस तरह घूमती हुई जा रही है धारा। अभी थोड़ा सा और डायग्राम लगते हैं तो उससे और समझ में आएगा। ये लीनियर प्रभाव है, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या कहते हैं हम, रेखीय प्रभाव हो गया, और ये आपका विशुद्ध प्रभाव हो गया। ठीक है। थोड़ा सा दूसरा डायग्राम समझते तो वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ी परिभाषा पढ़ लेते हैं। धारा रेखीय प्रभाव क्या होता है, जब कोई द्रव इस प्रकार से बहता है कि किसी बिंदु से गुजरने वाले तरल का प्रत्येक कण उसी वेग उसी पथ के अनुदिश गति करता है। जो पथ बना है, जो रास्ता बना है, उसी रास्ते के अनुदिश अकॉर्डिंग मोशन कर रहा है, तो उस पर जो कण गए चुके हैं, तो तरल के इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखीय प्रभाव कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अगर लीनियर में घूम रहा है तो लीनियर में जा रहा है, रेखीय में जा रहा है तो धारा रेखीय है, और विशुद्ध में जा रहा है तो विशुद्ध है। तो ये थोड़ा सा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, स्ट्रीम लाइन के रूप में धारा रेखा प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। लीनियर भी बोल सकते हैं, तो पहले स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो अगर सीधी वर्गाकार में सीधी रेखा में गमन करता है। ये आपके पास थोड़ा सा डायग्राम होगा तो उसको थोड़ा सा समझिएगा। ये देखिएगा, ये जो पानी है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इसके माना चलो इसकी वेलोसिटी v1 थी, वेलोसिटी v2 थी, फिर v3, तो वेलोसिटी चेंज होगी पर रेखीय प्रभाव में जाएगी। मान के चलो कि कहीं दीवार पर पानी टकरा रहा है तो वहाँ से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मान के चलिएगा यहाँ पर एक दीवार बनी है, ये भी दीवार है, पानी जाएगा, इससे टकराया पहले, यहाँ पर वेलोसिटी v1 बन गई, पानी यहाँ से आया, रेखा गमन कर रहा है ना, यहाँ पर आया, तो यहाँ पर जाते तो इस दीवार से टकराया, फिर इससे मुड़ गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी v2 हो गई। तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है। ठीक है ना, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, पर जो फ्लो होगा उसका वो क्या होगा, लीनियर फ्लो होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा बस। ठीक है। अब विक्षिप्त प्रवाह के बारे में जानेंगे तो क्या होगा, तो विक्षिप्त प्रवाह के बारे में जानते तो वो रेखा क्या होता है, ये आपका क्या है, धारा रेखीय प्रवाह देख रखा है। इसके बाद होगा जब तरल का जो वेग है उसकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी के रूप में परिभाषा देना। जब तरल का वेग, क्रांति वेग अधिक होता है तो तरल का जो प्रभाव होता है धारा रेखीय नहीं रहता, वो कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा लहरदार हो जाता है। ठीक है ना। मैं आपको डायग्राम बता दूं किस तरह हो जाता है, ये देखिएगा, आप देखेंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम। ठीक है ना, तो कैसा होगा, विशुद्ध प्रवाह, कभी पानी इधर चला गया, कभी पानी उधर चला गया, इस साइड चला गया, कभी इधर साइड चला गया, तो ये जो पूरा प्रभाव है वो क्या है, आपका विशुद्ध प्रभाव है, जिसमें जो क्रिटिकल वेलोसिटी दिखते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, जो मैक्सिमम होती है क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है ना, CV क्या होती है, CV क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है और उसमें कम होती है। तो क्रिटिकल कम है तो भाई सीधी से लीनियर है। ये एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा नहीं है। तो इसके सिर्फ कुछ टॉपिक है, और जो इसका जो पानी होता है, द्रव होता है, जल होता है, वो किसके समानुपाती होता है, उसकी डेंसिटी के प्रतिलोमानुपाती होता है, VC 1/ρ। और जो VC आपको दिख रहा नहीं, क्रिटिकल वेलोसिटी ही है। ठीक है ना, वेलोसिटी का संबंध बताएगी इसके साथ, रो के साथ। इसी प्रकार शांता गुणांक, ठीक है ना, शांत गुणांक होता है ईटा, उसके क्या होती है, समानुपाती होती है VC समानुपाती N। ठीक है ना, तो ये कुछ नहीं है, तो आपके ये सामने फॉर्मूला दे रखा है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, नहीं आपको 2 पॉइंट लिखोगे तो उससे ही आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो इसमें हमने को सबसे पहले हमने जो बताया था इसमें यही चीज़ है कि कितना होती है रेनॉल्ड्स संख्या, जो आपको फॉर्मूला आया था उसमें के का जो नियतांक है जिसे ही रेनॉल्ड्स संख्या कहते हैं, ये लगभग क्या हो 1000 होता है। इसका जो मान होता है पतली नली में किस नली के लिए लगभग 1000 होता है। नली की त्रिज्या और द्रव का घनत्व कम होता है, नली की रेडियस और इसकी डेंसिटी क्या हो कम हो तो द्रव का किस में जाएगा, धारा रेखी में जाएगा। ठीक है, यानी कम 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 पानी निकला तो पानी रेखी में जाएगा। अब से इसके मतलब नली की चौड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है और डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, पानी का घनत्व भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके में क्या होगा, विशुद्ध प्रभाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, विशुद्ध प्रभाव आ जाएगा, और कुछ नहीं है ज़्यादा। आप थोड़ा समझोगे तो अब समझ में आ जाएगा। और लास्ट टॉपिक आता है आपका, क्या होता है, कार्नोट मैप। तो कार्नोट मैप के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्नोट मैप से मैं लास्ट वाला डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज करता हूँ, क्या करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ये जो पिक आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा होगा तो उससे भी हम समझ जाएंगे, कुछ नहीं है। यह जो इसके होते हैं चार प्रभाव पर काम करता है कार्नोट साइकिल। क्या होता है, समतापी, समतापी पे करेगा, और एक रुद्धोष्म समतापी, रुद्धोष्म पर, प्रक्रिया पर। तो हमने जो चार प्रक्रम में ये चलता है कार्नोट पर। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा डायग्राम, इसमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसके चार टॉपिक आपको दिखाई देंगे। हमें क्या करना, पहले जो आपको सोर्स के रूप में हम क्या करते हैं, उस सोर्स को हम क्या रखेंगे, पहले हम सिंक पर, सोर्स पर रखेंगे, उसके बाद सिंक पर रखेंगे, सिंक के बाद वापस क्या निकलेंगे, कंप्रेस करने के लिए रखेंगे आइसोथर्मल में, भी एडेबिक कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे। ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा समझिए, एक एक बार हमको इसको रखना है, बस क्या करना। क्या होता है, कार्यकारी सिलेंडर होता है ना, उसको हम एक एक बार रखते चले जाते हैं। तो इस वाले इस डायग्राम को समझ जाते हैं, वो आपको चित्र में दूसरा दिखा दूंगा। इसमें सबसे पहले तो हमने क्या किया है, जो कार्नोट के साइकिल बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो साइकिल आपको दिखाई दे रही होगी इसको हमने क्या कर दिया, सोर्स पर रख दिया। तो सोर्स को होगा तो क्या वो गर्म होगी। चलो ठीक है, मैं दूसरा चित्र बता देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको क्या करना है, ये ग्राफ बनाना है। ठीक है ना। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। यह देखिए हमने क्या किया है, देखिए हमने सबसे पहले क्या, आइसोथर्मल पर के लिए हमने सबसे पहले इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। ठीक है, इसको क्या किया हमने, हॉट किया है। गर्म करोगे किसी द्रव को तो क्या होगा भाई, लिक्वाइड को गर्म करोगे तो जो कंप्रेस होगा उसका फैलेगा, प्रसार होगा। तो यहाँ पर प्रसार होते हुए दिखा रहे हो, लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही होगी ऊपर की तरफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सिंक पर रख देंगे। किस पर रख देंगे, सिंक पर रख देंगे। थोड़ा सा देखिएगा, इसको सिंक पर रख देंगे। और सिंक पर रखोगे तो साधारण, ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसमें, है ना। ये ना हमने गर्म किया ना जो साधारण पर रख दिया। तो ये साधारण पर रखा है तो क्या हुआ, आपको जैसा है थोड़ा सा जो प्रसार हुआ था, ये प्रसार होके आया है। ठीक है ना, इसका प्रसार हो गया, तो प्रसार हो गया, इतना बड़ा हो गया। अगर सिंक पर रख दिया तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अब आपको एरो अंदर दिखाई दे रहा होगा, वो कैसे दिखाई दे रहा है आपको, देखो गौर से, नीचे की ओर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो भाई कोई चीज़ गर्म के बाद कहीं धरातल पर रख देते हैं तो वो धीरे धीरे वो ठंडी होती है कि नहीं, तो वो धीरे धीरे कंप्रेस होगी ना, कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरे स्टेप पर हम क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, ठंडी जगह रख देते हैं। क्या करते हैं, उसको ठंडी जगह रख देते हैं। ठीक है ना। तो ठंडी जगह रखेंगे तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, ठंडी कराओगे तो वो कंप्रेस होगी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये कंप्रेस हो रही है तीसरे स्टेप में, आइसोथर्मल। ठीक है। उसके बाद जब इसको कंप्रेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा नीचे उतर आएगी। जब इसको पिस्टन देखोगे सबसे नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो करेंगे तो उसको सिंक पर रख देंगे वापस। तो इसकी जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, एडाइबैटिक वो प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है ना। तो इंग्लिश में लिखा हुआ थोड़ा समझिएगा। पहला जो स्टेप होता है वो आइसोथर्मल पर होता है, फिर एडाइबैटिक पर होता है, यानी रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, फिर आइसोथर्मल होता है, और फिर वापस एडाइबैटिक होता है। यानी रुद्धोष्म प्रक्रम 4 बार, 2 बार हो रहा है, और आइसोथर्मल भी प्रोसेस हो रहा है, एक ठंडी व कोल्ड के लिए, एक हॉट के लिए। बस कुछ नहीं, 4 स्टेप है, हमें क्या कुछ नहीं करना है इस, बस एक स्टेप पे जाइएगा, बस समझ जाइएगा। अब ये ग्राफ आपके सामने है, उसको ग्राफ बनाइएगा। तो पहले जो ग्राफ बनेगा वो है, देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, तो ग्राफ नीचे की ओर, उसका भाई एडाइबैटिक एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, आइसो थर्मल कंप्रेस हो गया, क्योंकि फिर ठंडी हो रही थी, कंप्रेस क्या ठंडे होने पर कंप्रेस होती है, तो कंप्रेस हो रही है। उसके बाद एडाइबैटिक, फिर कंप्रेशन हो गया, फिर रुद्धोष्म कंप्रेस हो गया। ठीक है ना, संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न हो गया।
तो फिर दबेगा तो जो ग्राफ बनेगा ना वो जहाँ से चले थे वहीं पे जाएगा। तो यही आपका क्या है, आपका यही आपका क्या है, कार्नोट साइकिल है। तो उसको थोड़ा सा समझिएगा, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, मतलब याद करने के लिए ज़्यादा मतलब क्रिटिकल नहीं है, सादा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और थोड़ा सा याद कीजिएगा, एग्जाम दस थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, ठीक है ना।